क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो भारतीय संविधान में निहित राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो पहला प्रावधान दे रखा है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा दे रखा है प्रावधान कि कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तीसरा है गोवध पर रोक लगाना। चौथा है सहकारी समितियों का प्रचार। तो आपको देख के बताना है कि उपर्युक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा जो है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो उत्तरवादी बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में उन तत्वों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित होते हैं। तो उदारवादिता की विचारधारा से जो संबंधित कथन है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 48 में मिलता है हमें। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा और दे रखा है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में मिलता है। इसके अलावा सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में हमें मिलता है। इसके अलावा जो है गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना जो है समाजवाद की विचारधारा से संबंधित है, इसलिए जो है पहला भी गलत हो जाएगा। और सहकारी समितियों का प्रचार जो है ये भी जो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। केवल जो है दूसरा कथन जो दे रखा है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, जो है अनुच्छेद 48 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व है जो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित जो है संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और दूसरा कथन है कि सतर्कता आयुक्तों को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। और तीसरा कथन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है तो इसके तहत इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सीवीसी जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु एक प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में केंद्र सरकार के एक जो है कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु जो गठित हुई थी समिति, जिस समिति का नाम था संथानम समिति, जो 1962 से 64 तक रही। और 64 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अपनी सिफारिशें दी। तो इसलिए पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है। तो पहला सही है। लेकिन जो है आगे देखते हैं तो उन्हें जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्त करता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और इन समिति में जो है प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और केंद्रीय गृह मंत्री व लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। इसके अलावा जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती हैं तथा सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें भी यूपीएससी के सदस्य के समान होती हैं। तो हालांकि उनकी नियुक्ति के बाद इनमें जो है कमी या बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन में दे रखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो गलत है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, टोटल 2 स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। दूसरा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तीसरा कथन है कि संविधान सभा के निर्वाचन का जो है आयोजन जो है स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है।
तो भारत में जो है संविधान सभा का गठन का विचार जो है सर्वप्रथम कहाँ से आया? 1934 में जो है एम.एन. राय द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया। वह भारत में जो है साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और जो है कहा जाता है कि जो है प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों अथवा जो छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह थे को जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। समान तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सीट आवंटित की गई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट के लिए बात करें तो दूसरा भी सही है। और जो है तीसरे स्टेटमेंट के लिए बात करें कि संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन जो है स्वतंत्रता के बाद किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है संविधान सभा के निर्वाचन जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1996 में ही हुआ था, यानी स्वतंत्रता से पहले ही हुआ था। और इस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आईएनसी को जो है 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह व निर्दलीय सदस्यों को शेष 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भरी नहीं जा सकी, क्योंकि उन्होंने जो है संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक जो है संवैधानिक निकाय है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। इसका उद्देश्य जो है इस अधिनियम के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करना है। और यह आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जो है कहा जाता है कि जो है इसमें जो है बाल अधिकारों का हनन और उल्लंघन इसमें शामिल है, जिसके तहत जो है शिकायतों की जांच के लिए जो है यह आयोग जो है स्वतः संज्ञान लेता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है? पहला है राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, और ये उपबंध जो है अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। तो ये उपबंध कौन कौन से हैं? जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जाता है, या नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, या उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं इत्यादि। इसके अलावा जो है राज्य विधान परिषदों का निर्माण और उनकी समाप्ति। तो यहाँ पे ये सही है। अगला है जो है जैसे संसद में गणपूर्ति, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, तो ये भी सही है। और जो है केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्धारण होता है, राज्यसभा का प्रयोग होता है, राजभाषा का प्रयोग होता है, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति होती है। इसके अलावा जो है तीसरा ऑप्शन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये जो है गलत है, क्योंकि जो है संविधान के वे उपबंध जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है उन्हें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तथा इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो।
जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो है केवल पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यूपीआई लाइट जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि जो है NRE जो अनिवासी बाह्य खाते होते हैं, वे खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय यानी NRIs जो होते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में रुपए और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में जो है 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 2022-23 में रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से कम मूल्य के लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। और जो है यूपीआई लाइट के तहत जो है कितना ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है, तो केवल जो है 200 रुपये का भुगतान किया जा सकता है, ना कि 1000 का। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो है इसके अलावा जो है अगला है कि इसके अलावा जो है NPCI ने जो है 10 देशों में जो है NRE जो अनिवासी बाह्य खाते हैं या NRO जो है अनिवासी साधारण खाते हैं, ऐसे खातों वाले अनिवासी भारतीयों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक जो है कि क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पे जो है 55 का सही जवाब होगा कि कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता कोई भी संविधान संशोधन विधेयक, चाहे भले राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 150 हो, 140 हो या जो है फुल मेंबर हो, लेकिन 123 सदस्यों का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि कहा गया है कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। और जो है किसी भी इसके तहत जो है किसी भी संशोधन को न्यूनतम जो है 123 सदस्यों द्वारा समर्थित होना अनिवार्य किया गया है। भले ही मतदान के समय केवल 150 सदस्य ही उपस्थित हो राज्यसभा में, तो भी संशोधन विधेयक को उनमें से केवल 123 समर्थन मिलना अनिवार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 जो है भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 29 का दायरा केवल जो है अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। दूसरा कथन है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है, तो 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है अनुच्छेद जो है 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों और दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। तो हालांकि जो है उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा अनिवार्य रूप से केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। लेकिन जो है ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनुच्छेद में नागरिकों के जो है अनुभाग पद का उपयोग किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है। और दूसरे कथन के लिए बात है तो जो है यहाँ पे जो है अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धार्मिक हो या भाषाई दोनों को जो है समान अधिकार देता है, और जो है निम्न अधिकार देता है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला अधिकार देता है कि सभी अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि के जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, और जो है शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 57। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। दूसरा कथन है कि लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर जो है खाद्यान्न भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है कि जो है सरकार ने अब जो है रियायती कीमतों को जो है समाप्त कर दिया है तथा सरकार 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। हालांकि 5 किलो खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा अब प्रदान नहीं की जाती, जो है कोरोना समय में जो है 5 किलो एक्स्ट्रा प्रदान की जाती थी इस योजना के तहत, उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो है इसका जो है जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ये एफसीआई होता है। एफसीआई को ये सब्सिडी उपभोक्ता सब्सिडी और बफर सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ उपभोक्ता सब्सिडी का तात्पर्य यह है कि एफसीआई द्वारा खर्च की गई आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर से है, जबकि बफर सब्सिडी का तात्पर्य है कि बफर स्टॉक रखने और उनका प्रबंधन करने की लागत से। तो यहाँ पे जो है अब इसका जो है इस नई योजना का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। और यह जो है 2013 के तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जो है समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है विस्तृत है, जिसके तहत जो है अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध माना गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में हमें मिलता है। तो यहाँ पे स्वतः ही बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है समता के अधिकार के तहत जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित है। और जो है इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तृत है। और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है विस्तृत किया गया है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संदर्भित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों के बीच जो है सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? तो इस बात का नाम है मिनर्वा मिल्स मामला। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है विवाद 1980 में हुआ और इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान किया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। साथ ही जो है इस निर्णय ने जो है संविधान का जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के खंड 4 और 5 को निरस्त कर दिया और खंड 4 में मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्राथमिकता दी गई और उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच जो है सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। और जो है खंड 5 में संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई है और इसे भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दूसरा कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास जो है
समान शक्तियां होंगी तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। तीसरा कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग की संरचना का विस्तृत विवरण मिलता है हमें, और जो है इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसके अलावा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास जो है समान शक्तियाँ होंगी और उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रह सकता यद्यपि उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। दूसरा कथन है कि न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायित्व को शासित करता हो। लेकिन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 सरकार द्वारा किए गए अपकृत्यों में संघ या राज्य के दायित्व का वर्णन करता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। लेकिन जो है दूसरे स्टेटमेंट के लिए बात करें तो न्यायालय ऐसे मामले में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान राज्य बनाम जो है सुश्री विद्यावती वाद में जो है यह निर्णय दिया न्यायालय ने कि प्रतिवादी अर्थात राजस्थान राज्य को वादी को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का जो है आदेश दिया था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, ना कि देशीकृत नागरिक। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, जबकि देशीकृत नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो यह भी गलत हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भारत के बाद जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है फ्रांस। तो यहाँ पे जो है फ्रांस ने जो है 1944 में ही ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, और जो है जापान ने 1945 में। अब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद होना चाहिए, तो 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी, और इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत जो है स्थानांतरित कर दिया गया, और अब इसे जो है इसका जो है एक संबंधित कार्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, और 1941 में गठित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का भी जो है सीबीआई में विलय कर दिया गया। लेकिन सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा जो है भ्रष्टाचार की रोकथाम पर जो है संथानम समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ, और सीबीआई को जो है कोई संविधिक संस्था नहीं है। यह अपनी शक्तियां जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
1946 के तहत जो है प्राप्त करती है अपनी शक्तियों को। और जो है इसके तहत जो कहा गया है कि जो है पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा भी जो है दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं कि बम विस्फोटकों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, ये काम नहीं है सीबीआई का। बाकी जो है रिश्वतखोरी का है, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो, ये भी सही है। अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना, ये भी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है। राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह केवल राज्य सूची और समर्थित सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। दूसरा है कि यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। न केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार का भी गठन का प्रावधान किया गया इसके तहत। और जो है आपके परिदृश्य में जो है 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य मानव अधिकार आयोगों का अपने यहाँ गठन किया। और जो है राज्य मानव अधिकार ने जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समर्थित सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हालांकि जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को जो है राष्ट्रीय जो है स्टेट जो है यानी राज्य मानव अधिकार आयोग को सौंप सकती है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में मानव अधिकारों से संबंधित जो है कार्यों को जो है NHRC द्वारा निपटाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। पहला है टी कृष्णाचारी, दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है डॉक्टर KM मुंशी, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो है संविधान की प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर और जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्लाह जो है N माधवराव और TT कृष्णाचारी। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जवाहरलाल नेहरू इसके जो है मेंबर नहीं थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्था लागू है? पहला है भारत, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है ब्राजील, चौथा है मैक्सिको। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संघवाद कहाँ पर लागू है? तो जो है भारत, ब्राज़ील और मैक्सिको में। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? पहला है एकल संविधान, दूसरा है आपातकालीन उपबंध, तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, चौथा है एकीकृत निर्वाचन तंत्र, चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये पांचों जो है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? तो पहला है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। दूसरा है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। और तीसरा है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। चौथा है सभी मूल अधिकार जो है
जो है स्वनिष्पादन योग्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पे चौथा जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है इसमें कहा गया है कि अधिकांश जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, यानी स्वनिष्पादन योग्य होते हैं, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने हेतु केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो यहाँ पे जो है चौथा गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जो है जिला मजिस्ट्रेट होता है, और दूसरा कथन है डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। दूसरा कथन है कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा 2019 के जो है 19 में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन के तहत अधिनियम में यह कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही थी, और इस प्रकार सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवाएं जो है चुनाव आयुक्त के समान थी। तो यहाँ पे जो है एक और प्रावधान है कि जो है नया संशोधन जो है केंद्र सरकार को आयुक्तों के लिए जो है पदावधि निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है, क्योंकि यह सरकार के लिए उपयुक्त होता है और वह अपने जो है संतुलन के हिसाब से उसको जो है नियुक्ति देती है और अपने संतुलन के हिसाब से उसको हटा देती है। इस संशोधन से पहले जो है इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? पहला है मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा है जो है हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है 72 का सही जवाब है कि जो है ये चारों जो है क्या है, चारों जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो है मानव निर्मित ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत तक पहुंचने के बाद जो है ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं, और ओजोन परत जो है की बात की जाए तो ये जो है ऊपरी वायुमंडल में स्थित है। यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण की मात्रा को कम करती हैं, और परावैंगनी विकिरण का जो है मानव और पर्यावरण दोनों पर हानिकारक जो है प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि इससे जो है त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद होने के चांस रहते हैं, और यह जो है पौधों की जो है वृद्धि को भी विकृत करता है और समुद्री पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक जो है अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और दूसरा कथन है कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो एक ऑप्शन है स्वैच्छिक परित्याग के माध्यम से नागरिकता त्यागना, दूसरा है समाप्ति के द्वारा जो है, और चौथा है वंचित करने के आधार पर। तो यहाँ पे जो है हालांकि दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो है एक अन्य बिंदु पे चर्चा करते हैं कि वंचित करने के द्वारा जो है कैसे नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला, यदि किसी नागरिक ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। और अगला है कि नागरिक ने संविधान का अनादर किया हो, या जो है उसने नागरिक समान रूप से 7 वर्षों से भारत के बाहर रहा हो,
या फिर नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। तो ये कुछ प्रावधान है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। दूसरा है मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज करना। तीसरा है करों और प्रशुल्कों का भुगतान करना। चौथा है राज्य एवं आम निर्वाचनों में मतदान करना। तो उपर्युक्त में से कितने जो है कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो है शामिल नहीं है, तो 3 जो है शामिल नहीं है, लेकिन जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करना जो है शामिल है। बाकी जो है शामिल नहीं है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो है शामिल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? तो कौन करता है? बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक नामित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विधि के समक्ष जो है समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव होना। दूसरा कथन है कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है विधि के समक्ष जो है समता एक नकारात्मक जो है अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना है, इसलिए पहला गलत हो जाता है और जो है दूसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? पहला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। तीसरा है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चौथा है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। पांचवा है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुक्त आयुक्त। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है जो है डी ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा नहीं होगा, क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख नहीं किया जाता इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जो है लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे जो है पहला है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होती है। तो जो है दूसरा कथन है कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। तीसरा कथन है प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। चौथा है कि सरकार विधियों या जो है विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है।
तो यहाँ पे 79 का सही जवाब क्या होगा? 79 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत है? तो इसके लिए ये है कि लोकतंत्र में कानून की नज़र में सभी को समान होना चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, और संवैधानिक कानून एवं नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर एक लोकतांत्रिक सरकार का शासन होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है, और दूसरा कथन है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है, और तीसरा है कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद जो है सरकार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जबकि निर्दिष्ट किया होना लिखा है, तो ये गलत हो जाता है। पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 59 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुसूचियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पे देखा जाए संविधान की जो है चौथी अनुसूची, तो इसके तहत जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, और तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित है, ना कि लोकसभा की सीटों से। तो यहाँ पे जो है ये सही मिलान नहीं होगा। और पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। लेकिन सातवां देखते हैं, सातवीं अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र जो है सरकार, ना कि स्थानीय सरकार के मध्य जो है शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के वितरण से संबंधित प्रावधान है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची के तहत किया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित निकायों या संस्थानों में से किस लेखा परीक्षण किसका या किनका जो है लेखा परीक्षण पूर्णता और प्रत्यक्षता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक गलत, भारतीय जीवन बीमा निगम गलत, भारतीय स्टेट बैंक गलत, तो दूसरा सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो है केंद्रीय भंडारण निगम का और औद्योगिक वित्त निगम का इसमें जो है किया जाता है सीएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। और जो है तीसरा है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी जो है राज्य पद्धति का प्रकार। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है, ठीक है, ना कि तीसरी में। तो ये भी गलत हो जाता है। और अंत में यही सही है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि इसे जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा कथन है कि यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि संसद इसे वापस नहीं ले लेती। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 84 में देखते हैं, तो जो है
अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण भारत या उसके जो है राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है तो वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जो है आज तक जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। यद्यपि वर्ष 1990-91 में देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, फिर भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया और इसे जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। लेकिन तीसरे कथन के लिए बात करें कि यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस ना ले ले, ना कि संसद। तो यहाँ पे जो है तीसरा गलत हो जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, केवल 2 ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई सुर्खियों में था, तो फसाई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? पहला है सोशल मीडिया साइट्स, दूसरा है OTT स्ट्रीमिंग सेवाएं, तीसरा है ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, चौथा है डिजिटल समाचार साइट्स। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन। लेकिन जो है ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं जो है इस नियम के तहत नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधान है, दूसरा है उनसे संबंधित अनुच्छेद। पहला दे रखा है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। दूसरा है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 44 के तहत। तीसरा है वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A के तहत। तो यहाँ पे देखा जाए पहला गलत हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 39 नहीं 39A के तहत इसका प्रावधान है, ना कि 40 के तहत। बाकी दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 2 युग्म सही मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल में किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 26 नवंबर 2049 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो यहाँ पे जो है 89 में देखा जाए। दूसरा कथन है कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। तीसरा है इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है जो कहा गया है कि जो है पहले स्टेटमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो जो है पहले स्टेटमेंट के लिए बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कि मूल रूप से 1949 में जो है संविधान में प्रस्तावना 349 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है हिस्सा नहीं थी लिखा है। तो ये सही था बेसिकली 2049 का, लेकिन इसको गलत मानेंगे क्योंकि नहीं लिखा है। दूसरा सही है। तीसरा जो है तीसरा गलत है क्योंकि इसके तहत जो है प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारने के पश्चात जो है उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इस केस में। तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। दूसरा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला जो है सही है कथन। और जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपबंधित धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान में छूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से छूट प्रदान की गई है। और दूसरा कथन है कि यह राज्य को कर के माध्यम से एक एकत्रित सार्वजनिक धन को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए व्यय करने से रोकता है। तीसरा कथन है कि यह धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण हेतु शुल्क अधिरोपित करने पर रोक लगाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे 91 का सही जवाब है जो है 2 कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन जो है तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ये जो है ये प्रावधान जो है केवल कर पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो 92 का सही जवाब है यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल जो है पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है आयोग जो है राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त जब भी वह आवश्यक समझे एक विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है और राष्ट्रपति आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई की व्याख्या करने वाले एक ज्ञापन के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ज्ञापन में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा है कि इस सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। और तीसरा है कि इसके जो है कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यह कार्यक्रम जो है 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करेगा अपने भविष्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन है कि मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल जो है दूसरा कथन सही है, पहला जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जो है 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय आयोग का जो है ना कि जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ विषम है, दूसरी तरफ सूचियां दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो है बैंकिंग जो है संघ सूची के तहत आता है और कृषि जो है राज्य के तहत आता है और व्यवसाय जो है यूनियन के तहत आता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन केवल, और जो है यहाँ पे व्यवसाय संघ जो है समवर्ती सूची के तहत आता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन कृषि मिलान सही है, केवल बी ऑप्शन सही है, एक युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? तो इस केस का नाम था वामन राव वाद, जो 1981 में हुआ। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान का कार्य है?
पहला है कि ये मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। और दूसरा है कि यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तीसरा है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। दूसरा कथन है कि आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंप सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल जो है यहाँ पे पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार को सौंपता है, ना कि राज्यपाल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। पहला है वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, दूसरा है उपाधियों का अंत, तीसरा है जो है निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो समता के तहत जो है पहला और तीसरा जो है सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत वर्णित है और मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय के जो है कुछ जो है नागरिक समानता सुनिश्चित करते हैं, जिनके तहत जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित है और उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत वर्णित है। लेकिन जो है कहा गया है कि जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन के लिए बात की गई है, तीसरा ऑप्शन के लिए तो तीसरा सही है, पहला सही है, लेकिन तीसरा सही है और पहला सही है, लेकिन जो है दूसरा सही नहीं है, उपाधियों का अंत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।